बच्चों, दिस इज अवर लेक्चर 225 और हम कर रहे थे आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आपका चैप्टर 16 जिसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। So in the previous lecture we just finished the explanation of the entire chapter। हमने गार्बेज इन गार्बेज आउट जो कि आपका लास्ट चैप्टर है आपकी साइंस एनसीईआरटी के अंदर, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था। So now this is द फाइनल लेक्चर फॉर साइंस, ठीक है। ऑब्वियसली आगे भी बनेंगे बट अब हम देखेंगे, हमने ये चैप्टर यहाँ पूरा किया था। ये है आपका पेज नंबर 163, दिस इज 163। तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ हमारा चैप्टर पूरा हुआ था। सो यहाँ है जो चुटकी और भुजो खड़े हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, लेट अस रिफ्यूज प्लास्टिक, की प्लास्टिक बंद करें। रिफ्यूज मतलब प्लास्टिक को ना बोलो। सो से नो टू प्लास्टिक। अगर आप चाहते हो ज्यादा गार्बेज ना हो, ज्यादा गंदगी ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम पॉल्यूशन ना हो, जस्ट रिफ्यूज प्लास्टिक, ठीक है। सो अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। सो दिस इज समरी, दिस इज अवर लेक्चर 225, दिस इज समरी फॉर द चैप्टर। सो समरी में सबसे पहला लैंडफिल की डेफिनेशन है। सो व्हाट इज लैंडफिल? लैंडफिल इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और टाउन इज डम्प्ड, द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। सो लैंडफिल मतलब खड्डा, वैसा आप बोल सकते हो। सो लैंडफिल एक एरिया है। सो लैंडफिल एक ऐसी एरिया है जहां पे इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और अ टाउन। सो कचरा इकट्ठा किया जाता है शहरों से, छोटे छोटे टाउन्स से, बड़े बड़े शहरों से कचरा इकट्ठा किया जाता है, डंप करा जाता है। डंप मतलब वहां आके एकदम इकट्ठा फेंक दिया जाता है और उस एरिया में इतना कचरा भर देते हैं, उस खड्डा, इतना बड़ा गड्ढा होता है, वो भरते जाते हैं और फिर फाइनली वो गड्ढे को कवर करके फिर पार्क बना देते हैं। सो वहां पार्क बनता है, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनती है, पार्क बनता है। सो वो मतलब इस तरह से कुछ बनाया जाता है। सो दिस इज लैंडफिल, डेफिनेशन ऑफ लैंडफिल। Converting, next point is converting plant and animal waste including that from kitchen into manure is called composting। composting की definition है नेक्स्ट पॉइंट में। composting क्या होता है? प्लांट और एनिमल वेस्ट, जो प्लांट का और एनिमल का वेस्ट होता है जो कि किचन से भी निकलता है, किचन से जो भी वेस्ट निकलता है उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देने का, खाद में कन्वर्ट कर देने का, उसे कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो दो डेफिनेशंस हैं, एक है लैंडफिल एंड अदर डेफिनेशन इज कंपोस्टिंग। सो नेक्स्ट वन इज हमारा नेक्स्ट है द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। सो अवर थर्ड डेफिनेशन ऑन पेज नंबर 164। 164 में हमने वर्मी कंपोस्टिंग की डेफिनेशन है हमारे पास। सो व्हाट दिस डेफिनेशन इज सेइंग, वर्मी कंपोस्टिंग की डेफिनेशन बोलती है द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट। जब आप कंपोस्ट बनाते हो, खाद बनाते हो, खाद मतलब जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आप मिट्टी में इस कंपोस्ट को मिलाओगे, आपके प्लांट्स बहुत अच्छे उगेंगे। सो मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज, जब किचन का कचरा, कूड़ा यूज करते हो, किचन का कूड़ा मतलब किचन से चाय पत्ती, छिलके, ठीक है, बीज, ये सब जो किचन की जो भी चीजें होती है वो सब यूज करके, और आप जब रेड वॉर्म्स से रिएक्ट, रेड वॉर्म्स को छोड़ देते हो, सो तब उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। सो मेथड ऑफ यूजिंग किचन गार्बेज, किचन का कचरा यूज करना है, रेड वॉर्म्स की मदद से कंपोस्ट बनाना है, एंड द मेथड इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। सो नेक्स्ट है पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो जो पेपर है, पेपर को आप फिर से रिसाइकल कर सकते हो, तो इससे आपको यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ मैं आपको प्लास्टिक की बुराई और पेपर की अच्छाई बता रही हूँ। पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हो और यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। इस चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी भी थी जिसमें पानी में बिल्कुल सोख के उसको बिछा दिया था और इस तरह से उसे कन्वर्ट किया था। प्लास्टिक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। आप भले प्लास्टिक्स के साथ कंपोस्टिंग मेथड करो पर कुछ भी नहीं होगा। प्लास्टिक्स हार्मफुल हैं मतलब आप उनको कम हार्मफुल नहीं कर सकते, वो हार्मफुल ही हैं। We need to generate less waste and find ways of dealing with increasing amount of garbage in our surroundings। तो हम क्या कर सकते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया या एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कम कूड़ा जनरेट करें, ठीक है, कम कूड़ा जनरेट करें
और नए नए तरीके ढूंढें कि किस तरह से हम ये बढ़ते हुए कूड़े को कैसे हम डील करेंगे, हमारे जो आसपास कूड़ा बढ़ रहा है उससे कैसे हम उससे कैसे बचें। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये सब आपको लिखनी है आपकी एनसीईआरटी नोटबुक के अंदर, आपकी ट्यूशन नोटबुक के अंदर। सो समरी की 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6 ये 6 पॉइंट्स आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखनी है। सो अब हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज भी आप लिखोगे आपकी नोटबुक के अंदर। सो क्वेश्चन 1A, Which kind of garbage is not converted into compost by the red worms? Red worms यूज करके आप किस तरह के कूड़े को कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। You can't convert it into compost using red worms। कौन से तरह का गार्बेज? बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो ये हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। सो फर्स्ट था विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म्स। जो कूड़ा है, रेड वर्म से जो कीड़े हैं, कीड़े से किस तरह का गार्बेज आप कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बी, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वर्म्स इन योर पिट? आपने अपने गड्ढे में कभी रेड वर्म के अलावा कुछ देखा है? इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज। सो अगर आपने वो देखा है तो उसके नाम बताओ। सो ए, पहले तो वो सब्सटेंसेस जो कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते रेड वर्म्स की मदद से, कौन है वो? So garbage substances like broken glass, aluminium wrappers, plastic items, polythene bags which are non-biodegradable cannot be converted into compost by the red worms. So लाल कीड़ों से रेड वर्म्स से जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा होता है, जैसे कि ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, प्लास्टिक आइटम्स, पॉलीथीन बैग्स, सो ये सब जो कि हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ये डिग्रेड नहीं हो सकते, आप उनको फर्दर यूज नहीं कर सकते। सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, गलते नहीं हैं, ठीक है, ये गलते नहीं हैं। सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए उनको कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं, भले रेड वर्म्स हो, कीड़े हो, कोई भी हो, वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। किनको? जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि बायो नेचुरल नहीं है, नेचुरली ब्रेक नहीं कर सकते। सो ब्रोकन ग्लास है, एल्यूमिनियम रैपर से, प्लास्टिक आइटम्स, पॉलीथीन बैग्स। सो बी है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वर्म्स इन योर पिट? आपने कभी कोई और प्राणी भी देखा है अपने गड्ढे में? सो यस, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मूल्ड्स। सो क्या देखा है? रेड वर्म्स के अलावा हमने सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स देखा है जिन्हें मूल्स कहा जाता है। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मूल्स, व्हाइट, ब्लैक और ग्रेइश कॉटनी पैचेस एंड बैक्टीरिया। सो हमने ये दो चीजें देखी हैं, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मूल्स एंड बैक्टीरिया। सो रेड वर्म्स की तरह ये लोग भी क्या करते हैं? ये दोनों भी डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। सो मूल्स एंड बैक्टीरिया। सो दो क्वेश्चंस थे, पहला व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज, सो ब्रोकन ग्लास, रैपर्स, प्लास्टिक आइटम्स, पॉलिथीन बैग्स, और रेड वर्म्स के अलावा मूल्स और बैक्टीरिया। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 2 है, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? गार्बेज, कूड़ा, कचरे को ठिकाने लगाना, डिस्पोजल ठिकाने लगाना, उसको ठिकाने लगाना क्या सिर्फ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है? सेकेंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? क्या ये पॉसिबल है कि आप ये जो कूड़े से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है उसे कम कर पाओ? क्या आप कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को कम? सो दो सवाल हैं कि गार्बेज डिस्पोजल क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। सेकेंड है, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स? क्या ये प्रॉब्लम्स जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इस कूड़े को ठिकाने लगाने की प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ती है, क्या हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को? सो ये दो क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। सो आंसर है along with government and local municipality corporation, it is also the duty of every citizen to help in garbage disposal. So कूड़े को ठिकाना लगाना सरकार के साथ साथ लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपालिटी है, सो सरकार के अलावा म्यूनिसिपालिटी का भी काम है, और इवन सरकार का काम है, म्यूनिसिपालिटी का काम है, और ये हमारा भी काम है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन
हर नागरिक का काम है कि कूड़े को ठिकाने लगाएं। A clean environment is necessary to keep us healthy and also to avoid spread of diseases. अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा सो हम लोग हेल्दी रहेंगे एंड जो डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको फैलने से हम अवॉइड कर पाएंगे, बच पाएंगे। We should throw garbage at proper places such as in dustbins so that सफाई कर्मचारी can collect the garbage easily. हम लोग ये जो कूड़ा है हम प्रॉपर प्लेसेस पे डाल सकते हैं, मतलब प्रॉपरली कूड़ा हम डाल सकते हैं, जैसे कि डस्टबिन्स में डाल सकते हैं। सो इसलिए जो सफाई कर्मचारी हैं वो गार्बेज आराम से ले जाए। मतलब आप इधर उधर फेंकोगे, सड़कों पे फेंकोगे, सो प्रॉब्लम होगी सफाई कर्मचारी को उठाने में। आप एक जो कचरे के डब्बे जो सरकार ने रखे हुए हैं आप उसमें डालें एंड बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सफाई कर्मचारियों के लिए कचरा एक जगह से ले जाना। सो ये आप कर सकते हो एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक होने के नाते। We should throw garbage at proper places such as in dustbin so that सफाई कर्मचारी can collect the garbage easily. ठीक है, सो ये हो गया। सो डस्टबिन में डालना चाहिए। बी, इट इज पॉसिबल। अच्छा, अब आप प्रॉब्लम्स कैसे कम कर सकते हो? सो बी, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इफ वी अडॉप्ट द फॉलोइंग मीन्स। सो यस, ये पॉसिबल है कि आप प्रॉब्लम्स कम कर पाओ, गार्बेज के डिस्पोजल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स कम कर सकते हो अगर आप ये सारे तौर तरीके अपनाओ। ठीक है, आप गार्बेज के डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स कम कर सकते हो अगर आप ये तरीके अपनाओ। कौन कौन से? फर्स्ट है, द गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर प्लेसेस, इट शुड नॉट बी थ्रोन ऑन स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एक्सेट्रा। सो गार्बेज है, गार्बेज आपको ठिकाने की जगहों पे लगाना है। गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर प्लेसेस, आप सही जगहों पे गार्बेज फेंको। और इट शुड नॉट बी थ्रोन ऑन स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एक्सेट्रा। सो आप इसे रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे, पार्क्स पे ना फेंको। The part of the garbage that can be reused should be separated from the one that cannot be used. The non-useful components should be disposed of at landfill areas. आपको इवन वो कचरा जो मतलब जो रीयूज हो सकता है वो कचरा और जो नहीं हो सकता उसको भी अलग करना चाहिए। So the part of that can be reused should be separate from the one that cannot be used. So जो यूज हो सकता है, जो नहीं यूज हो सकता है उसे अलग करो। The non-useful components should be disposed of at landfill areas. जो non-useful components हैं, मतलब जिनका कुछ हो नहीं सकता, जो रीयूज नहीं हो सकते, सो आप उनको जाके लैंडफिल एरियाज में डाल सकते हो, गड्ढों में डाल सकते हो। थर्ड, फॉलो द रूल ऑफ 3 R's। 3 R का नियम याद रखो। पहला, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब दूसरा रिसाइकल, तीसरा है रीयूज। सो रिड्यूस मतलब आप हमेशा यूज द थिंग्स इन मिनिमम अमाउंट, हो सके कम से कम चीजों का यूज करो। फालतू चीजें, बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी मत करो, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें लोगे उतनी ज्यादा आपका कचरा होगा। रिसाइकल, सो चीजों को रिसाइकल करो। द थिंग्स सच एज प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल सेपरेटेड फ्रॉम द गार्बेज में बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू थिंग्स। सो आप पुरानी चीजों से वेस्ट में से बेस्ट बनाने की कोशिश करो। रिसाइकल। रीयूज, सो इट मीन्स यूज ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन, घड़ी घड़ी चीजों को यूज करो। जैसे कि आप देखते हो पॉलिथीन होती है, आप सपोज सब्जी लाए किसी पॉलिथीन में, सो वही पॉलिथीन बैग फिर आप धो के सुखा के रख दो, मतलब आप सुखा सकते हो, फिर रख दो, फिर नेक्स्ट टाइम फिर लेने जाओ सब्जी, फिर आप ले आओ। जैसे कि आपकी जैम की बॉटल्स होती है, जैम की बॉटल में से जैम चली जाती है, तो कांच की बॉटल फेंक नहीं दो, उसको साफ करके धुलवा के रख दो, सुखा के, फिर उसके अंदर आप अचार डाल सकते हो, मसाले डाल सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आप ऐसा सब कुछ कर सकते हो और गंदगी मतलब कचरा होने से, कचरा फेंकने से बच सकते हो। सो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह से आप कम कर सकते हो कचरे की प्रॉब्लम। तो पहला है कि भाई आप सही जगह पे फेंको कचरा, दूसरा है सेपरेट करो कचरा, एंड तीसरा है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, सो क्वेश्चन 3, A, B। सो व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। आपके घर कभी खाना बच जाता है, आप उस खाने का क्या करते हो? जब खाना बच जाता है घर में, आप क्या करते हो? B, if you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why?
सो यहाँ आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल मैंने आपको बताया कि आपके घर में खाना बच जाए तो आप क्या करते हो, लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ खाने का क्या करते हो। दूसरा, अगर आप और आपके दोस्तों को चॉइस दी जाए, अगर आप और आपके दोस्त को चॉइस दी जाए कि आप एक प्लास्टिक प्लेट में खाओ, एक प्लास्टिक की प्लेट में खाओ और अ बनाना लीफ प्लेटर, या आप एक लीफ में, नहीं बड़े पत्ते आते हैं पत्तों में खाओ, ठीक है। सो आप या एक जैसे नहीं पत्तों में नहीं खाते थे पुराने जमाने में, तो पत्तों में खाओ, प्लेटर बनाना लीफ प्लेटर मतलब बड़े से केले के छिलके, मतलब बड़े बड़े केले के छिलकों में आप खाना खाओ, या आप प्लास्टिक की प्लेट में खाओ। सो आप किस में खाओगे, किसी पार्टी में किस में खाओगे और क्यों। सो पहले तो बचे हुए खाने का क्या करोगे। So leftover food at home along with other kitchen waste like vegetable peel, paper are dumped into compost pit to convert them into manure. Later on, manure is used to grow plants. So आपके घर अगर खाना बच जाता है तो आप क्या करोगे। सो आप बाकी किचन के वेस्ट के साथ, जैसे कि वेजिटेबल के छिलके, पेपर, उनको सबको जाके आप कंपोस्ट पिट में डाल दोगे और वो फिर मैन्योर बन जाएगा और फिर ये मैन्योर से अच्छे प्लांट्स उगेंगे, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि आप किस में खाना खाओगे, प्लास्टिक की प्लेट में या पत्ते में। सो वी विल सिलेक्ट बनाना लीफ प्लेटर। सो मैं और मेरा दोस्त बनाना लीफ प्लेटर में खाना खाएंगे, पत्ते में खाना खाएंगे, पत्ते की प्लेट में। क्यों? बिकॉज इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय कंपोस्टिंग। क्योंकि प्लेट अगर हम प्लेट आराम से कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्लास्टिक का क्या होगा, प्लास्टिक प्लेट कैन बी रिसाइकल बट इन दिस प्रोसेस इट गिव्स आउट हार्मफुल गैसेस विच पॉल्यूट एनवायरनमेंट। प्लास्टिक आइटम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय कंपोस्टिंग। सो प्लास्टिक भी कन्वर्ट हो सकता है, पर प्लास्टिक अगर कन्वर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज करेगा, पॉइजनस गैसेस रिलीज करेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो जो प्लास्टिक चीज़ें होती हैं वो तो आप कंपोस्ट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं और मेरा फ्रेंड बनाना के पत्ते पे ही खाना खाएंगे, क्योंकि बनाने का पत्ता अगर कचरे में जाएगा तो कंपोस्ट बनेगा, पर प्लास्टिक कचरे में जाएगा तो हार्मफुल गैसेस रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 A. Collect pieces of different kinds of paper. Find out which of these can be recycled. With the help of a lens, look at the pieces of papers you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper? क्वेश्चन 4 के A में बोल रहा है कि अलग अलग तरह के पेपर इकट्ठे करो, अलग अलग तरह के पेपर के टुकड़े इकट्ठे करो और ये फाइंड करो कि इनमें से क्या रिसाइकल हो सकता है। सो अलग अलग पेपर के टुकड़े इकट्ठे करो, कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर इकट्ठे करो और ये पता लगाओ कि इनमें से क्या रिसाइकल हो सकता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, लेंस की मदद से उन पेपर पीसेस को देखो जो आपने कलेक्ट किए थे इस ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्या आपको कोई फर्क दिखता है मटेरियल में, रिसाइकल पेपर के या नए शीट ऑफ पेपर के मटेरियल में कोई फर्क दिखता है। सो पहले ए का आंसर कह रहा है अलग अलग पेपर के पीसेस इकट्ठे करो और बताओ कि इनमें से क्या रिसाइकल हो सकता है। सो पीसेस ऑफ पेपर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, नोटबुक्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक कोटेड एंड शाइनी पेपर्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इजीली। सो क्या क्या रिसाइकल हो सकता है, कौन कौन से पेजेस रिसाइकल हो सकते हैं। सो पीसेस ऑफ पेपर के पीसेस जो कि न्यूज़पेपर से मिलते हैं, नोटबुक से, मैगजीन्स से, वो सब रिसाइकल हो सकते हैं। प्लास्टिक कोटेड और शाइनी पेपर्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्लास्टिक कोटेड या शाइनी पेपर्स को नहीं, आप सिंपल पीसेस ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन्स को कर सकते हो रिसाइकल। न्यू शीट ऑफ पेपर इज स्मूथ। सो बी पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या आपको कोई डिफरेंस दिखेगा रिसाइकल में और नए शीट में। जो रिसाइकल पेपर होगा वो कैसा दिखेगा और जो नई शीट खरीदोगे वो कैसी दिखेगी। तो जो रिसाइकल पेपर होगा वो रफ होगा, मतलब जो पेपर आपने रिसाइकल किया होगा वो आपको रफ दिखेगा और जो नया खरीदोगे वो स्मूथ दिखेगा, ठीक है। सो 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि अलग अलग तरह के पेपर्स को आप क्या कर सकते हो। सो किन किन पेपर्स को रिसाइकल कर सकते हो। सो आप सब पेपर्स को रिसाइकल कर सकते हो और किन को नहीं कर सकते। ये प्लास्टिक वाले शाइनी पेपर्स को नहीं कर सकते। और जो
रिसाइकल पेपर है उसका सरफेस रफ होता है, ऑब्वियसली यस, रिसाइकल जो, क्योंकि वो अलग अलग पेपर से छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है, उसका सरफेस होता है रफ और स्मूथ होता है नए शीट ऑफ पेपर का सरफेस। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? सो क्वेश्चन 5, collect different kinds of packaging material. What was the purpose for which each one was used? Discuss in groups. क्या बोल रहा है कि आप अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल इकट्ठे करो। सो अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल इकट्ठे करो और क्या पर्पस था जिसके लिए वो यूज हुआ था। व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स। सो ग्रुप्स में ये डिस्कस करो कि मतलब इकट्ठा करो अलग अलग तरह का पैकेजिंग मटेरियल और पर्पस क्या था जो वो यूज हुए थे। बी, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। सो एग्जाम्पल दो जिसमें आप पैकेजिंग करने से बच सकते थे, वो एग्जाम्पल्स लिखो। सी, राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। कह रहा है कि स्टोरी लिखो जिसमें आप मतलब बताओ कि पैकेजिंग से कचरा बढ़ता है, पैकिंग करने से कचरा बढ़ता है। सो अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल इकट्ठे करने हैं। सो बताओ कि पैकिंग करने के लिए अलग अलग चीज़ें किस किस काम आती हैं और एग्जाम्पल दो पैकेजिंग से, मतलब पैकेजिंग कम कैसे कर सकते हो उस चीज़ का एग्जाम्पल दो। एंड नेक्स्ट है, राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। बताओ कि किस तरह से पैकेजिंग गार्बेज बढ़ा देती है, कचरा बढ़ा देती है। सो यहाँ पे आंसर है ए, पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक थर्मोकॉल, फोम शीट्स, पेपर कटिंग्स, कार्डबोर्ड्स, जूट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स। सो पैकेज क्यों, किस किस को पैकेजिंग करा जाता है? सो पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक थर्मोकॉल, थर्मोकॉल यूज किया जाता है। फोम शीट्स, फोम मतलब एकदम मतलब ऐसे फोम वाले मतलब होते हैं वो पेपर्स। पेपर कटिंग यूज की जाती है, कार्डबोर्ड, ठीक है, पुट्ठे, और इसके बाद जूट, ठीक है। सो ये सब को यूज किया जाता है पैकेजिंग के लिए। क्यों? ताकि जो उनके अंदर जो चीजें हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, वो चीजें प्रोटेक्टेड रहें, इसलिए हमें ये सब यूज करना पड़ता है पैकिंग के लिए। मतलब हमें नहीं, फैक्ट्रीज और कंपनीज यूज करती हैं, ठीक है। सो कार्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड टिन कंटेनर्स आर यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैक्ड मटेरियल्स। और इन पैक्ड मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए क्या क्या यूज होता है? कार्ड बॉक्सेस, ठीक है। कार्ड बॉक्सेस मतलब ऑब्वियसली बॉक्सेस, बड़े बड़े प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, टिन के कंटेनर्स यूज होते हैं ताकि इन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जाए, ठीक है। इन पैक्ड मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। सो ये मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। पैकेजिंग कैसे कम कर सकते हो? सो पहले तो ऊपर क्या पूछा था? अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल। सो पैकेजिंग मटेरियल जैसे थर्मोकॉल, फोम शीट्स, पेपर कटिंग, कार्डबोर्ड, जूट, ये सब अंदर यूज होता है, मतलब पैकिंग के अंदर ये सारी चीजें यूज होती हैं ताकि आर्टिकल को टूटने से या सबसे बचाया जा सके, उसकी शाइनिंग बनी रहे। और जब ट्रांसपोर्ट में भेजे जाते हैं मटेरियल्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट में मटेरियल्स भेजे जाते हैं, सो कार्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक कंटेनर्स, टिन कंटेनर्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो बी, पैकेजिंग ऑफ टॉयज, क्लोथ्स, शूज, चॉकलेट्स कैन बी रिड्यूस। अच्छा, कह रहा है किस तरह से आप पैकेजिंग कम कर सकते हो। सो पैकेजिंग किस किस की कम कर सकते हो? टॉयज की, ठीक है। टॉयज खुले में बेचे जा सकते हैं, क्लोथ्स भी खुले में बेचे जा सकते हैं। इवन आप देखते हो मॉल्स में ऐसे ही बिकते हैं, ठीक है, पैकिंग में नहीं आते हैं। शूज भी खुले में, चॉकलेट्स इवन आप खुले में बेच सकते हो। सो ऐसे इन सब चीजों को पैकिंग ना करके आप पैकेजिंग की झंझट बचा सकते हो, पैकेजिंग से होने वाला कचरा आप बचा सकते हो। सो नेक्स्ट है, वी यूज पैकेजिंग मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स एंड ऑल्सो टू मेक पैकेज गुड लुकिंग। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहा है कि पैकेजिंग से किस तरह से कचरा बढ़ता है। ऑब्वियसली पैकेजिंग से कचरा बढ़ता है क्योंकि वो सब कचरे में ही तो जाता है। हम कौन यूज करता है पैकिंग का कचरा? जो बॉक्सेस बड़े बड़े निकलते हैं आप सीधा कचरे में ही तो फेंकते हो। सो वी यूज पैकेजिंग मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट आर्टिकल्स एंड ऑल्सो टू मेक पैकेज गुड लुकिंग। सो दो कारणों की वजह से पैकिंग की जाती है। पहला कारण है आर्टिकल को प्रोटेक्ट करना
जो चीज़ है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ही पैकेजिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट है उसको गुड लुकिंग बनाने के, ठीक है, अच्छा अच्छा दिखता है तो हम खरीदते हैं वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, टू गिव अ गिफ्ट ऑन बर्थडे, द गिफ्ट इज पैक्ड एंड रैप्ड इन अ शाइनी पेपर और प्लास्ट कोटेड पेपर। ऑब्वियसली जब बर्थडे में गिफ्ट्स देने होते हैं, सो बर्थडे में गिफ्ट्स आप कैसे देते हो, आप बहुत ही शाइनी पेपर यूज करते हो, प्लास्टिक कोटेड पेपर्स यूज करते हो। आफ्टर यूज द पैकिंग मटेरियल इज थ्रोन इन डस्टबिन। फिर आप क्या करते हो, आप उसको यूज करने के बाद ऑब्वियसली जिसको बर्थडे गिफ्ट दिया है वो क्या करेगा, वो उसको कचरे में ही फेंकेगा, ठीक है। सो आपने जिसको भी बर्थडे गिफ्ट दिया है वो पैकिंग मटेरियल कहाँ फेंकने वाला है, कचरे के डब्बे में। सो सिमिलरली प्लास्टिक बैग्स, कैंस, एल्यूमिनियम फॉइल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कैन्स एंड अदर पैकेज आर यूज्ड एंड थ्रोन आफ्टर यूज। सो प्लास्टिक बैग्स का भी वैसा ही है, आप किसी को पॉलिथीन में डाल के कुछ देते हो तो वो अंदर की चीज यूज करता है, पॉलिथीन फेंक देता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स, आप रोटी ले जाते हो एल्यूमिनियम फॉइल में कुछ लपेट के, वो भी फेंक दी जाती है। प्लास्टिक्स फेंक दिए जाते हैं, एल्यूमिनियम कैंस फेंक दिए जाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स फेंक दिए जाते हैं। Many things such as ghee, refined oil, soap, detergent, most of eatable goods are sold in small packets. इवन छोटे छोटे सैशे निकलते हैं हर चीज़ों के, सो वो भी पैकिंग में पॉलिथीन की पैकिंग में ही आते हैं। ऑल द अबव सेड मेजर्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ गार्बेज ड्यू टू पैकिंग। सो आप मतलब आप क्या कर सकते हो उनको रिड्यूस करने में। सो ऑब्वियसली आप यू कैन, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है उसकी जगह आप कपड़े में रोटी दे सकते हो, या आप शूज़ वगैरह, जैसे हमने देखा कि शूज़ हैं, कपड़े हैं, उनको खुला बेचें, और मतलब प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स यूज़ करें, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब कूड़ा से रिड्यूस कर सकते हो गार्बेज। ऑल द अबव सेड मेजर्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ गार्बेज ड्यू टू पैकिंग। सो पैकिंग से होने वाले कचरे से इस तरह से बचाया जा सकता है। आप डस्टबिन में फेंक सकते हो, ठीक है। सो जस्ट थ्रो देम इन डस्टबिन। और आप ऑब्वियसली इसी तरह से और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ और अलग लिखना है, सो आप लिख सकते हो कि भाई जैसे मैंने आपको बोला, आप एल्यूमिनियम फॉइल की जगह कपड़े में रोटी दो, या प्लास्टिक की जगह पेपर में पैकिंग करो। सो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, व्हाई। सो कंपोस्ट जो कि नेचुरली बनता है, मतलब नेचुरली बना जाता है कंपोस्ट, सो क्या आपको लगता है कंपोस्ट जो है वो यूज करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह कंपोस्ट यूज करना चाहिए, क्या आपको लगता है और क्यों। सो बिकॉज कंपोस्ट इज इको फ्रेंडली एंड हार्मलेस। ऑब्वियसली कंपोस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन मिले कि कंपोस्ट मतलब नेचुरली जो किचन के कचरे से बनाया जाता है वो, सो कंपोस्ट यूज करना है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे कंपोस्ट। सो वाई, क्वेश्चन है वाई, क्यों यूज करोगे कंपोस्ट। सो फर्स्ट है कंपोस्ट इज इको फ्रेंडली एंड हार्मलेस। कंपोस्ट क्या है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर से इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो कंपोस्ट इज इको फ्रेंडली एंड हार्मलेस, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। इट मेंटेन्स द टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो कंपोस्ट एक तो इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, हार्मलेस है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है, और इससे जो सॉइल है उसका टेक्सचर बना रहता है। टेक्सचर का मतलब सॉइल एकदम सही रहती है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी बने रहना मतलब सॉइल एकदम सही रहती है, और आप जो केमिकल फर्टिलाइजर से होने वाले नुकसानों से बच सकते हो। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, मतलब केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर यूज करते हो, सो इससे क्या होगा, सॉइल का जो नेचुरल कंपोजिशन है, सॉइल जैसी है वो उसका बिगड़ जाएगा, मतलब सॉइल का पूरा पोषण चला जाएगा। मतलब ऑब्वियसली प्लांट को तो मिलेगा हेल्थ, प्लांट आपका बहुत अच्छा उगेगा, पर सॉइल की हालत खराब हो जाएगी। एंड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इससे क्या होगा, जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, इंसानों के हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा। सो कंपोस्टिंग हेल्प इन सेकेंड है, कंपोस्टिंग हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर एंड ऑल्सो इन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। और कंपोस्टिंग से क्या होता है, जब आप कंपोस्ट बनाते हो, नेचुरल चीज़ों से आप कंपोस्ट बनाते हो,
सो कंपोस्टिंग हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। कंपोस्टिंग से क्या होता है, मैटर की रिसाइकलिंग होती है, मतलब चीजें फिर से रिसाइकल होती हैं। एंड ऑल्सो इन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, इवन जो कूड़ा है उसके भी डिस्पोजल में मदद करता है कंपोस्टिंग। लीचिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इवन जो केमिकल फर्टिलाइजर है उससे क्या होता है, मतलब बह जाते हैं। लीचिंग मतलब बह जाता है, जब केमिकल आप जब प्लांट्स में डालते हो सो क्या कहते होता है, बह जाता है। सो बह जाता है, बह के वो कहाँ जाता है, नदियों में चला जाता है और वाटर पॉल्यूशन करता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, हार्मफुल केमिकल का बना होता है। एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो समुद्री प्राणी होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल्स पानी में जाते हैं, पानी में ये समुद्री प्राणी पी जाते हैं ये पानी, सो उनकी हो जाती है डेथ। थर्ड, द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट इज इजी, चीप एंड हार्मलेस, वेयरएज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज कॉस्टली एंड प्रॉब्लमेटिक। सो जो कंपोस्ट का प्रोडक्शन है, मतलब अगर कंपोस्ट करना है, मुझे कंपोस्ट प्रोड्यूस करना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, सस्ता है और हार्मलेस है, मतलब कोई नुकसान भी नहीं है। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, कॉस्टली है, प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो क्या आपको लगता है कि कंपोस्ट सही है केमिकल फर्टिलाइजर से? क्यों? सो आप दोनों को कंपेयर करा दो। कंपोस्ट इको फ्रेंडली है, हार्मलेस है, टेक्सचर बना रहता है, फर्टिलिटी बनी रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर जो है नेचुरल कंपोजिशन को डिस्ट्रॉय करते हैं सॉइल की, एंड हमारी हेल्थ पे भी बुरा असर डालते हैं। कंपोस्ट से जो रिसाइकल हो जाते हैं किचन के जो फालतू सब्सटेंसेस हैं, और डिस्पोजल भी हो जाता है, मतलब कूड़े का भी निकाल हो गया, कूड़ा फेंकना ही नहीं पड़ा, वो कंपोस्ट बन गया। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर पॉल्यूशन करते हैं। इवन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक मतलब जो मछली वगैरह है, मतलब जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है इनको पी के। प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट इज इजी, चीप एंड हार्मलेस। सो अगर आप कंपोस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो सो वो बहुत आसान है, सस्ता है और कोई उसमें नुकसान नहीं है, हार्मलेस है। जबकि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस कर रहे हो सो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा और प्रॉब्लम्स भी होंगी। सो ये था हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट के बीच का डिफरेंस बिटवीन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप बोल सकते हो कि कंपोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बेहतर है, केमिकल फर्टिलाइजर से सस्ता भी पड़ता है, एनवायरनमेंट का भी रक्षा होता है उससे, गार्बेज का भी अच्छा निकाल हो जाता है और कचरा बचता भी नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद करना एंड लिखना भी। सो इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पूरी होती है। सो नाउ हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आपको आपकी ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं जो भी हमने डिस्कस करें। एंड अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। सो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, लैंडफिल इज ए एन। सो यहाँ लैंडफिल क्या है? सो लैंडफिल क्या है? ए ओपन एरिया, बी हाई लाइंग ओपन एरिया, सी ओपन एरिया नियर अ रिवर, डी लो लाइंग ओपन एरिया। सो ओपन एरिया खुली स्पेस है, हाई लाइंग मतलब ऊंची ओपन एरिया, बहुत ऊंची ओपन स्पेस है, या नदी किनारे वाली ओपन स्पेस है, या लो लाइंग या तो एकदम खड्डा, लो लाइंग मतलब खड्डा, खड्डे वाली ओपन स्पेस है। तो क्या है लैंडफिल? सो लैंडफिल इज लो लाइंग, इज अ लो लाइंग ओपन एरिया। वो क्या है? लो लाइंग ओपन एरिया है। नेक्स्ट है सेकेंड, द रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज सेड टू बी कंप्लीटेड व्हेन द गार्बेज। आप कब कहोगे कि कूड़ा पूरा रॉट हो गया, पूरा सड़ गया या पूरा गल गया? कब कहोगे? सो रॉटिंग ऑफ गार्बेज, कूड़े का सड़ना पूरा खत्म हुआ, कब कहोगे कि कूड़ा पूरी तरह से सड़ गया? कब कहोगे? व्हेन द गार्बेज, जब गार्बेज ए रॉट कंप्लीटली एंड नॉट स्मेल, जब वो पूरी तरह से सड़ जाए या गल जाए और कोई स्मेल ना आए। बी रॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड, वो गल जाए पर अभी भी गंदी स्मेल आ रही है। सी रॉट ओनली पार्शली, पूरी तरह से गले नहीं। या डी नॉट चेंज एट ऑल, वो वैसा का वैसा दिखे। तो बताओ गार्बेज गल गया या सड़ गया, कंप्लीट हुआ, आप कब बोल सकते हो? सो ए, जब वो पूरी तरह से सड़ जाए और कोई भी स्मेल ना आए, नॉट स्मेल, रॉट कंप्लीटली एंड नॉट स्मेल, सो आप कहोगे गार्बेज पूरी तरह से गल गया। 3. विच ऑफ द सेट ऑफ आइटम्स नॉट गुड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, इनमें से कौन से आइटम्स, विच ऑफ द सेट ऑफ आइटम्स नॉट गुड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाने के लिए इनमें से कौन से आइटम्स
अच्छे नहीं हैं? कंपोस्ट बनाने के लिए इनमें से कौन से आइटम्स अच्छे नहीं हैं? ए प्लास्टिक पेपर, टिन फॉइल रैपर्स, बी broken plastic toys, polythene bags, pieces of clothes, C egg shells, vegetables and fruit peels and tree leaves, D aluminium wrappers, प्लास्टिक बैग्स, ड्राई लीव्स। तो आपने क्या पढ़ा था? आप याद करो कि कंपोस्ट किससे बनता है? कंपोस्ट किचन की चीजों से बनता है, मतलब किचन के कूड़े से बनता है। सो इसमें बताओ किचन का कूड़ा कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये सी वाला, एग शेल मतलब एग के छिलके, वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट के छिलके, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती। तो यही तो है किचन का कूड़ा। ये सब तो गलेगा भी नहीं, प्लास्टिक पेपर नहीं गलेगा, प्लास्टिक के खिलौने नहीं गलेंगे, एल्यूमिनियम रैपर ये सब तो गलेगा ही नहीं। सो एग शेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लीव्स एंड टी लीव्स, इन्हीं से कंपोस्ट बनता है, याद रखना। कंपोस्ट मतलब नेचुरल मैन्योर, मतलब इससे प्लांट को, मतलब ये प्लांट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इससे प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, मिट्टी भी अच्छी रहती है। 4. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट? कंपोस्ट बनाने के लिए इनमें से कौन से जानवर यूज होते हैं? ए रेडवर्म, बी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, सी कॉकरोच या डी मस्किटोस। सो कौन यूज होता है इनमें से कंपोस्ट बनाने के लिए? सो इनमें से कंपोस्ट बनाने के लिए रेडवर्म्स यूज होते हैं, ए रेडवर्म्स। सो आंसर इज ए रेडवर्म्स। नेक्स्ट है लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज शुड बी, जो आपको अगर देखो सपोज ऊपर पेड़ों से ट्रीज से पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, सो पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, उनका क्या करना चाहिए? पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो उनका क्या करना चाहिए? ए डम्प्ड इन लैंडफिल एरियाज, आप उसको लैंडफिल एरियाज में ऐसे डंप कर दो, मतलब डाल दो, खड्डों में डाल दो। बी ड्राइड एंड बर्न्ड, उन लीव्स को सुखा के उसको जला दो। सी यूज्ड इन मेकिंग कंपोस्ट, उनसे कंपोस्ट बना लो, आप कंपोस्ट बना लो। या डी डम्प्ड नियर द पॉन्ड्स एंड लेक्स, आप उनको जाके तालाब में फेंक दो। तो देखो मैं आपको एक एक चीज का तर्क बताती हूँ। अगर आप ए बोलोगे डम्प्ड इन लैंडफिल एरियाज, तो याद रखो कि जो लैंडफिल एरियाज है वहां पे पत्ते वगैरह नहीं, वहां पे तो ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब प्लास्टिक का कूड़ा, प्लास्टिक का कचरा, ये सब डाला जाता है, तो वहां तो नहीं डलेगा। लैंडफिल एरियाज में प्लास्टिक की और ऐसी चीजें जो गलती नहीं है वो डालते हैं। बी ड्राइड एंड बर्न्ड, सपोज आपने लीव को जला दिया, सुखा के जला दिया, तो जब आप जलाते हो लीव को तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, तो आप उसको सुखा के जला भी नहीं सकते। सी यूज्ड इन मेकिंग कंपोस्ट, हाँ आप उससे कंपोस्ट बना सकते हो। उस लीव से कंपोस्ट कैसे बना सकते हो? क्योंकि वो जो लीफ है उस मतलब वो किचन का ही, जैसे मतलब किचन का ही कूड़ा हो गया ना, मतलब गीला कचरा हुआ। सो वो बायोडिग्रेडेबल है, लीव्स बायोडिग्रेडेबल है। सो ऑब्वियसली आप जब बाकी कूड़े के साथ लीव्स को भी डालोगे तो वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 5 का सी। डी नहीं कर सकते, क्यों? उसको डंप्ड नियर द पॉन्ड्स एंड लेक्स, उसको पॉन्ड्स और लेक्स पे डंप नहीं कर सकते, मतलब आप उसको नदी तालाब के यहाँ डंप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन करेगा, वाटर पॉल्यूशन कर देगा ना, मतलब पूरा गंदा कर देगा पानी। अगर आप लीव्स उसमें डालोगे पूरा पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। सो आप उसको वहां पे भी डंप नहीं कर सकते। सो दीज आर द 5 MCQs, ये 5 MCQs लिखने हैं आपको आपकी नोटबुक के अंदर। सो आज हमने क्या किया फाइनली विद दिस, मैंने आज का लेक्चर में यहाँ MCQs पे आई एम एंडिंग इट हेयर। मैं अभी जो इसके और एडिशनल क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इट इन द कमिंग लेक्चर्स। सो वी विल डिस्कस फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अभी फिलहाल हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ओनली 5 MCQs किए। सो एक बारी हम गो थ्रू कर देते हैं आज हमने किया क्या। सो आज हमने चैप्टर एंड किया फाइनली। चैप्टर में हमने जो समझा था, सबसे पहले हमने बात की ये बूजो और चुटकी के बारे में, लेटस रिफ्यूज प्लास्टिक। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अब से हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। इसके बाद हमने समरी डिस्कस करी, समरी में हमने लैंडफिल की डेफिनेशन देखी। इसके बाद हमने कंपोस्टिंग की डेफिनेशन देखी एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। लैंडफिल में फालतू चीजें डंप की जाती हैं, मतलब जो किचन की चीजें नहीं है वो डंप की जाती हैं। कंपोस्टिंग मतलब प्लांट और एनिमल के कचरे को, जैसे किचन का कचरा है उसको उससे मैन्योर बनाया जाता है। अच्छा, एनिमल का कौन सा कचरा? एनिमल का कचरा मतलब उनकी यूरिन, उनका एक्सक्रीटा, मतलब ठीक है वो गाय का छेना वगैरह ये सब, ठीक है। सो उसे कंपोस्ट किया जाता है।
इसके बाद वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट में स्ट्रिक्टली किचन का कचरा यूज होता है वर्मी कंपोस्ट में, जबकि वहां पे आपने कंपोस्ट में देखा एनिमल का भी कचरा यूज होता है, यहाँ खाली किचन का कचरा यूज होता है और रेड वॉर्म्स कीड़े। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए 2 कंडीशन है, किचन का कचरा और रेड वॉर्म्स। फिर पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हो, प्लास्टिक को नहीं कर सकते। प्लास्टिक को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में, और हमें कम कचरा करना चाहिए। सो ये हमने डिस्कस किया था, ये लिखना है आपको नोटबुक के अंदर। इसके बाद हमने एक्सरसाइजेस में ये 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये 6 के 6 भी लिखने हैं आपको आपकी नोटबुक के अंदर। एंड इसके बाद हमने MCQs डिस्कस किए थे, वो भी लिखने हैं आपको आपकी नोटबुक के अंदर। So this is me, your Ishika ma'am, requesting you please write each and everything properly in your tuition notebook and WhatsApp me the entire thing. Thank you.